सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र ये कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। अब जानते हैं इसके बारे में कि यह है क्या। तो इसरो ने अभी लद्दाख के लेह में या लेह लद्दाख में एक खास ट्रेनिंग या रिसर्च मिशन शुरू किया है और उसी का नाम है ये मिशन मित्र। और मतलब क्या हो गया इस मिशन मित्र का? तो आप कह सकते हो ये एक तरह का टेस्ट है जिसमें देखा जा रहा है कि जो गगन यात्री है, जो हमारा गगनयान मिशन है, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और जो ग्राउंड टीम होगी वो मुश्किल हालात में कैसे काम करेगी, यहीं पे उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये इस तरह का टेस्टिंग मिशन हो गया उनका। और लद्दाख में ही क्यों उनकी ये टेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि लद्दाख की ऊंचाई लगभग 3500 मीटर है समुद्र तल से, और इस कारण से यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत ठंड होती है, लोग अलग थलग महसूस करते हैं। मतलब ये सब मिलाकर के चीजें आप कह सकते हो अंतरिक्ष जैसे यहाँ पे हालात बनते हैं। तो इसीलिए लद्दाख को चुना गया है। और ये सब करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो गगन यात्री हैं, वो तनाव में, स्ट्रेस में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, और टीम आपस में मिलकर के कैसे काम करती है, और कठिन समय में ये किस तरह के फैसले लेते हैं। तो यहीं पे ये सब हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यही कंडीशन या इससे भी बुरी कंडीशन अंतरिक्ष में उनको देखने को मिलेगी। तो उस वक्त ये कैसे काम करेंगे वो हमें अभी आइडिया लग जाएगा। गगनयान मिशन की बात कर ले तो आपको बताइए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और उसी मिशन के लिए हमने ये एक खास ट्रेनिंग मिशन शुरू किया है। उसको नाम दिया मिशन मित्र। तो अगर एक लाइन में बोले तो मिशन मित्र एक ऐसी ट्रेनिंग है जो अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, ताकि वे अंतरिक्ष में आने वाली हर चुनौतियों का सामना कर सके। और जो गगनयान मिशन है उसमें हमारे वैसे तो 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, लेकिन हमने अभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। वो नाम आप देख सकते हो कौन कौन है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का नाम अभी न्यूज में था। किन कारण से? एक तो अशोक चक्र मिला इनको 2026 में, और वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत वो वहां पर गए थे। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और इसी तरह का एक और प्रश्न हमने पढ़ा था, इसरो ने लद्दाख में ही होप मिशन भी शुरू किया था, लद्दाख के तसोकर में। तो ये जो होप मिशन है ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। मतलब ये मिशन जांचता है कि चंद्रमा या मंगल जैसे ठंडे, शुष्क और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में शारीरिक या मानसिक क्षमता किस तरह का होगा, यही इसमें परीक्षण किया जाता है। तो इसको भी हमने लद्दाख में शुरू किया था, होप मिशन। और जो आज हमने पढ़ा है वो है मिशन मित्र। अब आप पूछोगे कि इन दोनों मिशन में अंतर क्या है, लग तो एक जैसे रहे हैं। हाँ, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे जो मिशन मित्र है ये स्पेशली हमने डिजाइन किया है गगनयान मिशन के लिए, और होप मिशन हर उस अंतरिक्ष यात्री के लिए है जो चंद्रमा पर या मंगलयान मिशन पर जा रहा है। ठीक है, तो वहां जाने वाले हर अंतरिक्ष यात्री की हम ट्रेनिंग इस होप मिशन के अंतर्गत कराएंगे। ठीक है, अब बात इसरो की हो रही है, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु हो गया, चेयरमैन है वी नारायणन। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया है? क्या मिलाएंगे हम पेट्रोल में? तो आंसर होगा इथेनॉल। तो E20 पेट्रोल अगर आपसे पूछेंगे तो आपको समझ में आता है कि E20 पेट्रोल का क्या मतलब हो गया, जिसमें 80% तो सामान्य पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होने वाला है। ये इथेनॉल हम गन्ना, मक्का या अनाज से बनाते हैं। और सरकार इसको क्यों शुरू कर रही है? सरकार का कहना है कि भैया इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशों से तेल कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पहले 100% खरीदते थे, अब 80% ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 20% हम इथेनॉल मिला देंगे तो 20% की बचत होगी, देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
पर्यावरण के लिए बेहतर है, और यहाँ पे यूं भी लिख सकते हो कि इससे हमारे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इथेनॉल ये बन रहा है गन्ने से, मक्के से, अनाज से, तो ये सब चीजें हम किसानों से ही खरीदेंगे तो उनको भी फायदा होगा। और अब 1 अप्रैल से हमने इसको फिक्स कर दिया है, मतलब पूरे देश में E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड बना दिया। पहले ये ऑप्शनल था, आप चाहो तो खरीद सकते हो, चाहो तो नहीं, लेकिन अब से पेट्रोल पंपों पर आपको यही पेट्रोल मिलेगा, और इसके गुणवत्ता का ध्यान भारतीय मानक ब्यूरो रखेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आप इसकी बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। तो हमने जैसा कि कहा कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, इससे प्रदूषण कम होगा, गाड़ियां कम धुआं छोड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड 35% तक कम होगा। और देश के लिए क्या फायदेमंद है, तो हमने कहा कि विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा, तो इससे आप देखोगे तो लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। किसानों के लिए फायदेमंद होगा, गन्ना मक्का की मांग बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी इससे। और बाकी पेट्रोल तो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो गाड़ियों के लिए फायदेमंद है या नहीं है उसकी बात कर ले तो 2023 के बाद जो भी नई गाड़ियां आप खरीद रहे हो उनमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें E20 के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है उनका इंजन। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें हमें कुछ कमियां देखने को मिलेगी, जैसे कि उनका माइलेज 3 से 7% तक कम हो जाएगा, और जो भी रबर या प्लास्टिक वाले जो पार्ट्स है वो जल्दी खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है भैया। अब से 1 अप्रैल से हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 वाला पेट्रोल है। E20 मतलब 80% तक तो जो सिंपल पेट्रोल है वो, और 20% उसमें अब इथेनॉल डाला जा रहा है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है। तो सही उत्तर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना एक स्किल सेंटर, कौशल केंद्र शुरू किया है। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर क्या होगा, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां छात्रों को नई तकनीक, नई स्किल सिखाई जाएगी। इस सेंटर में उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मतलब आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाली जो स्किल्स हैं वो उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ये सब जिसमें आ जाता है। और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, एक तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने सिखाया है, तो और वो इस तरह से नौकरी के लिए ज़्यादा तैयार होंगे, बड़ी कंपनियों में जॉब मिलने के उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी विकसित होगी। तो अगर एक लाइन में हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेंटर होगा जो छात्रों को डिग्री के साथ साथ नौकरी के लिए जो भी जरूरी स्किल्स होती हैं वो भी सिखाई जाएंगी, ताकि भविष्य में उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको जो नौकरी के समय, जॉब के समय जो स्किल चाहिए होती है, जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो अभी से देना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि नौकरी में A+B का होल स्क्वायर ये कहीं काम नहीं आएगा, कोस थीटा साइन थीटा ये कहीं काम नहीं आएगा। वहां पे जो एक्चुअल में जो स्किल चाहिए होती है वो उनको साथ में दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले तो स्थापना होती है 1975 में। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC हो गया, और CEO है सत्या नडेला। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने एक AI मॉडल है मैग्मा, उसको लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स को लॉन्च किया था। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप ये तैयार की माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया था। कहां कहां, मुंबई, पुणे और नागपुर। और माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल के बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया, तो आंसर होगा पाकिस्तान। अब हमने जो प्रश्न पढ़ा वो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना एक AI स्किल सेंटर शुरू किया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। AI से पहले 2 प्रश्न तो याद रखना हमेशा आप। AI के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन को, और AI के फादर होते हैं जॉन मैकार्थी। उसके अलावा गुजरात ने इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की। कहां, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान होगा जिसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक ये ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला जाएगा। और कौन सा IIT इस पहल में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, IIT कानपुर। 2027 में जो AI समिट है वो होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 में जो AI समिट है वो होगा UAE में। ओपन AI ने किस भारतीय कंपनी के साथ AI डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया, तो टाटा। और भारत 1.AI ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। इसने बेंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार AI टूल ये लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये आप कह सकते हो एक
एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम है सक्षम, ये कहां पर शुरू हुआ? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। और चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की। तो एआई से ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भू भारती पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसको नाम दिया भू भारती पोर्टल है। ये इसे वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाना, यानी कि ऑनलाइन चढ़ाना। इससे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों के लिए इसे आसान बनाना। तो यहाँ पर इस पोर्टल में आपको क्या क्या जानकारी मिल जाएगी? जमीन का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन चढ़ चुका है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है ये आप देख पाओगे। ई चालान आप पता कर पाओगे। ई चालान आपको मिल जाएगा। उस पे किसका कब्जा है या अतिक्रमण है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब आपको यहाँ पे पता चल पाएंगे। और ये सब पता चलने का मतलब क्या हो गया? इससे क्या फायदा हो गया? मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा देखना। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। जो भी सही जानकारी होगी वो आपको तुरंत मिल पाएगी, आपको कोई धोखे में नहीं रख पाएगा और सरकार का काम ज्यादा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने लॉन्च किया। क्या उद्देश्य है? कि जमीन से जुड़ा सारा काम अब मोबाइल या कंप्यूटर से आसान और साफ तरीके से करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब ये पोर्टल वाला प्रश्न है, तो पहले कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर तेलंगाना भी लेकर के चलूंगा। आपको याद है कायका सेतु पोर्टल को लॉन्च किया था कर्नाटक ने, गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, और एसएनेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैटबॉट नाम है सारथी, इसको हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने, और राइज एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अब तेलंगाना की बात हो रही है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद याद है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। और तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया, राजकीय पशु है जिंका, हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन। उसके अलावा निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू हुआ था हैदराबाद में। बथुकम्मा उत्सव मनाया गया यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया था। उसके अलावा 23वां बायो एशिया 2026 सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में। और अभी इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना भी यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये तेलंगाना से सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मूल्य के लिहाजा से भारत का रक्षा निर्यात ये किस रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है? तो आंसर होगा 38,424 करोड़ रुपए। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है वो 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करोगे तो पिछले वर्ष था 23,622 करोड़ रुपए। तो उससे तुलना करते हैं तो कितनी वृद्धि हुई है? पिछली बार 23,500 करोड़ आप कह दो और इस बार 38,500 करोड़ आप कह दो, तो वृद्धि हुई है 62.67% की। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का योगदान है 54.84%, जबकि प्राइवेट सेक्टर का इसमें योगदान है 45.16%। मतलब आप कह सकते हो कि भारत अभी वर्तमान में 80 से अधिक देशों को, जैसे अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया, इनको मिसाइल सिस्टम, हमारा जो ब्रह्मोस हो गया, रडार हो गए, आर्म्ड व्हीकल हो गए, तो इस तरह की चीजें हम उन्हें निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में लगभग
3 गुना की वृद्धि देखी गई है। और देश में जो रजिस्टर्ड डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जो निर्यात कर रहे हैं डिफेंस का सामान बना बना करके, ऐसे एक्सपोर्टर्स की जो संख्या है वो 128 से बढ़कर 145 हो गई है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका क्या मतलब हो गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आने वाली सरकारी कंपनियां, वो सभी सरकारी कंपनियां जो भारतीय सेना और निर्यात के लिए, मतलब हथियारों को बेचने के लिए, हथियार या वाहन या डिफेंस से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर उपकरण वो बनाती है तो वो सभी कंपनियां इसके अंदर आती है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, तो ये सब कंपनियां इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी एक बुक आई है जिसका नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल। इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा टीएम कृष्णा। तो बुक का नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल। तो इस बुक को अभी लॉन्च किया गया, इसके लेखक हैं टीएम कृष्णा। ये बुक भारत के नेशनल सिंबल्स, जैसे कि नेशनल एंथम, हमारा जो फ्लैग हो गया, एम्बलम हो गया, तो उसके अर्थ और उनके विकास की कहानी बताती है। ये पुस्तक संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके इर्द गिर्द बुनी गई है, जो लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को रेखांकित करती है। तो बुक को लिखा है टीएम कृष्णा ने। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम रिवाइज करते हैं। एक बुक हमने पढ़ी थी हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने, लॉन्च किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इसको लिखा विजय गोयल ने। द सेज वो री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इसको लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, धीरज काकड़िया ने लिखा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है, बहुत न्यूज में रही थी। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को लिखा नवीन कुंडू ने। और आकाश, इस पुस्तक को लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। और कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी याद रखना क्या है? दिया सलाई। अभी टाइड्स ऑफ टाइम, इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। ठीक है, ये सब अभी मैंने लेटेस्ट बुक्स आपको रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसको अभी बांग्लादेश ने जीत लिया है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026। इसका भी फाइनल खेला गया था काठमांडू नेपाल में, और इसको फाइनली जीत लिया बांग्लादेश ने। यहाँ पे बांग्लादेश ने भारत को हराया है। और इसमें फेयर प्ले अवार्ड मिला है मालदीव्स को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है मोहम्मद इस्माइल हुसैन को, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की बात करें, जिसे पहले सार्क गोल्ड कप के नाम से जानते थे, इसकी शुरुआत होती है 1993 में। हर 2 साल में ये खेला जाता है और भारत इस टूर्नामेंट का सबसे सफल टीम रहा है। भारत ने इसे 9 बार जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद सलाउद्दीन, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। अब फुटबॉल से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी बैलन डियोर अवार्ड ये किसने जीता? तो महिलाओं में इसको जीता एटना बोनमाटी ने, ये स्पेन और बार्सिलोना क्लब की प्लेयर है। और पुरुषों में जीता है उस्मान डेम्बले ने, ये फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के प्लेयर हैं। और इन 2 के नाम से ही ये एक और प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अभी फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था। अगर पुरुषों में बात करते हैं तो उस्मान डेम्बले, और महिलाओं में बात करते हैं तो एटना बोनमाटी। ठीक है, तो यही 2 नाम है। अभी लियोनेल मेसी की भारत में 70 फीट ऊंची विशाल लोहे की प्रतिमा बनाई गई थी कोलकाता में जब ये आए थे भारत। और प्रोजेक्ट महादेवा, इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 हुआ था कतर में। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब जी फ्रांस का, इसने जीत लिया फ्लेमिंगो को हराकर। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसको जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, ये पंजाब में हुआ। इसको मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच ये बने खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025, मतलब महिलाओं का कोपा अमेरिका, इक्वाडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में। और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए मोहम्मद सलाह, मिस्र से हैं। डूरंड कप 2025 अभी 134वां संस्करण हुआ था, इसको जीत लिया
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। उसके अलावा अभी जो पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 हुआ था काठमांडू नेपाल में, उसको ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीत लिया नेपाल को हराकर। और 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी ये हो चुका है, इसको अभी सर्विसेज ने जीत लिया केरल को हरा के। और 7वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप ये भी नेपाल में हुआ, भारत ने इसको जीत लिया बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हर साल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 अप्रैल। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में शुरू किया था, पहली बार हमने 2014 में मनाया। तो ये दिन हमें बताता है कि खेल सिर्फ खेल नहीं होते बल्कि लोगों को जोड़ते हैं, शांति बढ़ाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। इस बार की थीम क्या है इसकी? खेल पुल बनाना, बाधाओं को तोड़ना। आपको याद है इस साल जो युवा ओलंपिक गेम्स होंगे, यूथ ओलंपिक गेम्स, ये कहां पर होंगे? सेनेगल की कैपिटल डकार में होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला ये पहला ओलंपिक गेम होगा। बाकी अभी अप्रैल में आप देखोगे कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है डे, कम ही है, तो आराम से याद रह जाएंगे, आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में कर साथी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो कर साथी की हम बात कर रहे हैं, क्या है? तो सीबीडीटी के द्वारा शुरू किया गया ये कर साथी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें टैक्स यानी कि इनकम टैक्स से जुड़ी सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल जाती है। तो ये एक तरह का स्मार्ट एआई चैटबॉट है जो आपको टैक्स भरने में मदद करता है, आपके सवालों का जवाब देता है और 24/7 ये हमेशा उपलब्ध रहता है। आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों शुरू किया गया अगर इसकी बात कर ले, तो सीबीडीटी चाहता है कि जो टैक्स सिस्टम है वो आसान बने, लोग बिना डर और भ्रम के टैक्स भरें और सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो। इसके आने से क्या फायदा होगा? हमें बार बार सीए के पास जाने की जरूरत कम होगी, तुरंत हमें मदद मिल जाएगी, इससे गलतियां कम होंगी और छोटे व्यापारी और नए लोग जो पहली बार टैक्स भर रहे हैं वो आसानी से टैक्स भर पाएंगे। तो कर साथी अगर एक लाइन में आप बोलोगे तो ये आपका एक पर्सनल एआई टैक्स गाइड है जो टैक्स भरना आसान बना देता है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्थापना होती है 1 जनवरी 1964, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है रवि अग्रवाल। देखो ये है ई साथी, और साथी से मैं आपको याद दिलाऊंगा, कंफ्यूज हो सकते हो, देखो बहुत नजदीकी टर्म्स हैं ये। एक सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था सेबी ने, और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा साथी प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया था आईआईटी कानपुर ने, और जो आज पढ़ रहे हैं वो है कर साथी। कर साथी प्लेटफॉर्म को एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको सीबीडीटी ने लॉन्च। ठीक है, तो मिलती जुलती टर्म्स है तो मैं एक साथ बता दूं आप, तो आपको ये याद रहेगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार ये आरसीबी के प्लेयर हैं और इन्होंने आईपीएल में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। अभी 5 अप्रैल को ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। खास बात क्या है? वे आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर बन गए हैं। उन्होंने आयुष महात्रे को आउट करके ये रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 200वां जो विकेट था वो लिया उन्होंने आयुष महात्रे का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आईपीएल में उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्या कोई खिलाड़ी हैं, कोई बॉलर हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल हैं जी, युजवेंद्र चहल 200 से ज्यादा विकेट वो ले चुके हैं आईपीएल में। तो फिर आप कहोगे कि फिर भुवनेश्वर कुमार पहले कैसे बन गए? तो ध्यान से प्रश्न को सुनना था। हमने कहा 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर बने हैं ये। अभी तक जिन्होंने भी सबसे ज्यादा आईपीएल में जो विकेट लिए हैं वो सारे स्पिनर हैं। आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट लगा दी है। युजवेंद्र चहल 224 विकेट ले चुके हैं लेकिन स्पिनर हैं। भुवनेश्वर कुमार ये तो आज ही हमने पढ़ा, ये तेज गेंदबाज हैं। बाकी और भी देख सकते हो, तो इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो भुवनेश्वर कुमार अकेले तेज गेंदबाज हैं, बाकी सब स्पिनर हैं। तो हमारा प्रश्न भी तेज गेंदबाजी को लेकर के ही था। भुवनेश्वर कुमार की बात कर लें तो इन्हें पर्पल कैप किंग कहा जाता है। पर्पल कैप, आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं।
ऑरेंज कैप मिलती है तो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो इनको 2 बार पर्पल कैप मिल चुकी है, एक तो 2016 के और 2017 के आईपीएल में। ठीक है, अभी जो आईपीएल चल रहे हैं 2026 में 19वां संस्करण है। और इस बार की नीलामी में अगर हम बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन। केकेआर ने उनको लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अभी हमने पढ़ा था कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन? विराट कोहली बन गए। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इसकी पीडीएफ और क्विज ये आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध अभी क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा डेंगू। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने अभी तैयार किया है, शुरू किया है? तो आंसर होगा इरडाई ने। उसके अलावा जंप स्टार्ट तकनीक से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहां पर हुआ? तो आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। उसके अलावा सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी दिया गया है वीर विक्रम यादव को। चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। और बोधना शिवनंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई? इंग्लैंड की, भारतीय मूल की है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया अभी 5 अप्रैल को। और AIU रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित एथलीट किस देश के हैं? तो आंसर होगा भारत। भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया? INS अरिदमन। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न हम देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि चर्चा में रहे प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा स्वाम ड्रोन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।